करेंगे, मजाक करेंगे, मजाक करेंगे। आज सेक्शन नंबर 141 को अपने को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ कर देना है। बस आज उतना ही पढ़ना है अपने को, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज आपको। आज मैं सिर्फ आपको सेक्शन नंबर 141 को कवर करवा दूंगा, जो बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये चैप्टर ही बड़ा मजेदार है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो 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 सर। आदेश कह रहा है शुभ रविवार, सभी लोगों को शुभ रविवार बेटा। ठीक है, ये होप सो आप सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा हो। आज संडे है, संडे में पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। ये चीज आपने ऑब्जर्व की होंगी, संडे का जो मजा है ना पढ़ने का भाई, वो कुछ अलग है, कुछ अलग ही है। हवा में कुछ जहर बोल रहा हूं, हवा में कुछ ऐसा अमृत सा मिलाया हुआ है, ऐसा लगता है कभी कभार। ठीक है, यस। आइए सर, कंपनी के ऑडिटर की वाइफ के पास अगर शेयर्स है तो कंपनी को कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? ऑडिटर को डिक्लेरेशन देना पड़ता है इस चीज का, है ना। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब तक चोरी पकड़ी ना जाए बेटा, तब तक आप चोर नहीं मानो। पर एक बार पकड़े गए तो इतना मारेंगे हम आपको, इतना मारेंगे हम आपको। वो दबंग का डायलॉग है ना, कि समझ नहीं आएगा कि सांस कहां से ले, है ना, वैसा। बस इतना मारेंगे बेटा, ऐसा, ऐसी चीज है और कुछ नहीं यहां पर। चलिए आइए दोस्तों, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सारे के सारे लोग आ जाएंगे, ध्यान देना यहां पर। और अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर रिवाइज करेंगे एकदम बढ़िया से, एकदम जोरदार तरीके से बढ़िया से रिवाइज करते हुए चलते हैं भाई साहब, कि कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था करके। ठीक है, चलिए सर ध्यान देना यहां पर, सुनो सुनो सुनो। देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन नंबर 141 के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। सर रिमूवल का मतलब होता है टर्म के पहले ही गुड बाय कर देना ऑडिटर को। क्या कर देना बोलो? गुड बाय कर देना ऑडिटर को। तो देखो इसके लिए आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ता है सर, सेक्शन नंबर 115 की स्पेशल नोटिस लगेंगी। फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। उसके बाद अर्जी लगाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडीटी 2 के अंदर 30 दिनों के अंदर, जब से बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है। फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देता है और वहां से 60 दिनों के अंदर आपको एसआर को पास करवाना पड़ेगा एजीएम बुला के, और उसके बाद ऑडिटर को एक बार बोलने का मौका देना, एंड देन अकॉर्डिंगली आप ऑडिटर को रिमूव करेंगे। फिर से स्टेप्स को सुन लो, पहले स्पेशल नोटिस, दूसरा बोर्ड मीटिंग, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी, फिर सीजी से अप्रूवल, और फिर एसआर। मतलब बाद में एसआर आता है और पहले सेंट्रल का अप्रूवल लेते हो। सर इस प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, पहले एसआर ले लेंगे, फिर सीजे का अप्रूवल ले लेंगे, फिर बीआर को पास कर देंगे। फटाफट फटके ही फटके मारेंगे हम आपको, समझे क्या बात को, है ना। चलिए सर आ जाओ अगला, नेक्स्ट सुनिए ना। मैंने क्या कहा, फिर हमने बात किया था रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में। सर ऑडिटर अगर खुद रिजाइन करना चाहता है, वो खुद छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है बेटा। ऑडिटर को सर एडीटी 3 के अंदर नोटिस देना पड़ेगा, कंपनी को, आरओसी को 30 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर बोलो जल्दी से मुझे? 30 डेज के अंदर सर आपको यहां पर नोटिस देना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो एक और नोटिस आप सीएनएजी को भी दे दोगे क्या? बिल्कुल दे दोगे, जिसके अंदर स्टेटमेंट होता है, मतलब कि एक रीजन होता है और अदर फैक्ट्स डाले जाते हैं कि क्यों मैं छोड़ के जा रहा हूं। अगर ऑडिटर ने ये नहीं डाला तो ऑडिटर के ऊपर ये पेनल्टी लगती है। अगला, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। जैसे मैंने 3 सालों के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया था, अब वैसे तो मैं 5 सालों के लिए अपॉइंट कर सकता हूं, पर 3 साल के बाद होता क्या है कि मैं उस ऑडिटर के जगह किसी दूसरे को अपॉइंट कर रहा हूं, या उस ऑडिटर को तो स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं कर रहा हूं। ऐसा मेंबर से मुझे अर्जी आई है। तो देखो होता क्या है कि मेंबर लोग सर स्पेशल नोटिस यहां पर देते हैं कंपनी को, और कंपनी तुरंत उसकी कॉपी और नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑडिटर को भिजवा देता है। और फिर ऑडिटर जो है ना बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन करता है राइटिंग में, जो रीजनेबल लेंथ में होना चाहिए, और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसको मेंबर को भिजवा दो। अब कंपनी जो जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेंगी, उस नोटिस के अंदर ये बात को फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टेट करती है, और इसके अलावा जो भी कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, उसको भी अटैच करके नोटिस के साथ भेज देती है। सर मान लो अगर कंपनी नोटिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेंबर को नहीं भेज पाई क्योंकि वो बहुत लेट रिसीव हुआ था, या कंपनी के किसी भी डिफॉल्ट के कारण, तो ऑडिटर के पास यहां पर राइट टू हर्ड आ जाता है। मतलब ऑडिटर मीटिंग के अंदर जम जम से रीड कर सकता है, क्या लाउडली बेटा अपने रिप्रेजेंटेशन को हाजिर कर सकता है। और इस चीज की बात आरओसी को भी आपको बतानी पड़ेगी, कॉपी देना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन का आरओसी को। लेकिन एक बात बता दो, अगर ट्राइब्यूनल को कंपनी का डायरेक्टर या कोई दूसरा ऑडिटर अर्जी डालता है एनसीएलटी 1 में और कहता है, और ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई होता है कि हाँ ये जो राइट टू हर्ड है ना, इसके लिए ऑडिटर अननेसेसरी नीडलेस पब्लिसिटी सीक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो राइट है पुराने ऑडिटर के पास, वो क्या कर रहा है, वो इसने उसका खराब यूज कर रहा है, मतलब उस राइट को अब्यूज कर रहा है। तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है कि कॉपी को भेजने की जरूरत नहीं है और ना ही जम से रीड करने की जरूरत है सर, ऐसा यहां पर ट्राइब्यूनल बोल सकता है। ओके सर, अगला सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 कि ऑडिटर एक्ट्स या
एक्ट्स और अबेटेड इन अ फ्रॉड, मतलब ऑडिटर ने खुद फ्रॉड किया है या वो खुद फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो देखो सर, ट्राइब्यूनल एक तो सीओ मोटो यानी कि खुद से, या कोई भी पर्सन ट्राइब्यूनल को कान भरता है, या मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्जी डालता है एनसीएलटी 9 के अंदर, ये सारे लोग एनसीएलटी 9 के अंदर ही अर्जी डालते हैं, और ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई कि हाँ ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर को 5 साल तक की सजा, यानी कि वो ऑडिटर नहीं बन पाएंगे और सेक्शन नंबर 447 में भी लेटा देंगे। और ट्राइब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देता है कि अपने ऑडिटर को चेंज करो। ये कब देंगे ऑर्डर? जब सीओ मोटो एप्लीकेशन है या एनी पर्सन से एप्लीकेशन है। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लगाई है ना, तो ट्राइब्यूनल यहां पर क्या बोल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है कि एक काम करना, तुम नए ऑडिटर को अपॉइंट करो। जरूरी नहीं है बोलना, बोल सकता है, मतलब ही में, मतलब क्या, ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है कि एक काम करो, तुम ही एक काम करो, ऑडिटर को बदल डालो। क्या कर डालो? बोलो, तुम ही ऑडिटर को बदल डालो। समझ में आया क्या बात है? ओके सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, सेक्शन नंबर 141। सर इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ा था कि सर इंडिविजुअल व्यक्ति, क्या क्या मैंने बोलो, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति यहां पर ऑडिटर बनना चाहता है तो वो बन सकता है, पर वो सीए प्लस सीओपी उसके पास होना चाहिए। सर फर्म या एलएलपी भी ऑडिटर बन सकती है, बस उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए एंड प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। और फर्म के अंदर ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करता है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर है वही साइन करता है। सर डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति सीए है और उसके पास सीओपी है, बट फिर भी वो इनएलिजिबल है ऑडिट बनने के लिए, ऑडिटर बनने के लिए। कब? सर अगर मान लो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती। अगला अगला सर मान लो अगर कोई व्यक्ति कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय है, जैसे सल्लू या अरबाज बच्चों, ये क्या है बच्चों, मान लो ये दोनों ने सीए किया होता और इनके पास सीओपी भी होता, बट फिर भी क्या वो बीइंग ह्यूमन के ऑडिट कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। अगला सर अगर कोई पर्सन पार्टनर है या एम्प्लॉय है, किसकी? ऑफिसर या एम्प्लॉय की, जैसे फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या जो है ना बच्चों, वो पार्टनर है यहां पर सल्लू की किसी फर्म के अंदर, तो ऐसे केस में ऐश्वर्या राय भी यहां पर क्या नहीं कर सकती? इस फर्म का ऑडिट नहीं कर सकती। और एम्प्लॉय मान लो जैसे शेरा, अगर शेरा जो है ना बच्चों, जो सल्लू का एम्प्लॉय है, क्या वो बीइंग ह्यूमन का ऑडिट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता सर, भली शेरा यहां पर सीए हो और इनके पास सीओपी क्यों ना हो। समझ में आया क्या आपको बातें? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? है ना? यस, आ जाओ अगला, नेक्स्ट। सर फिर अगला पॉइंट यहां पर क्या कहता है, देखो सर, जब कोई एक पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, जब कोई एक पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर का अगर इंटरेस्ट या सिक्योरिटी होता है ग्रुप कंपनी के अंदर, ग्रुप कंपनी मतलब कैश प्लस वन, कैश प्लस वन मतलब कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग प्लस वन, यानी कि होल्डिंग की सब्सिडरी। तो इसके अंदर अगर इंटरेस्ट या सिक्योरिटी होता है तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा ये जो पर्सन है ना, ये इनएलिजिबल हो जाएगा। लेकिन सर मुझे बताइए, अगर रिलेटिव है तो सारे रिलेटिव्स मिलके पूरे ग्रुप कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए तक के फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड करके रख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? बोलो, 1 लाख रुपए तक के फेस वैल्यू के शेयर्स यहां पर होल्ड करके रख सकते हैं। क्या आपको इतनी बातें सबको क्लियर है? बोलो, इसका मतलब सर अगर पर्सन या उसका पार्टनर अगर कंपनी में 1 रुपए के फेस वैल्यू के भी शेयर्स होल्ड करे ना, मैं बोलूंगा ये इनएलिजिबल हो जाएंगे। बस रिलेटिव को ही एक्सेप्शन में डाला है दोस्तों। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो, बस रिलेटिव को ही एक्सेप्शन के अंदर डाला हुआ है। रिलेटिव को एक्सेप्शन में डाला हुआ है का मतलब क्या होता है कि सिर्फ रिलेटिव को ही हमने मना किया है कि ओके एक काम करेंगे हम, आपको, आप चल जाएंगे क्या? हमको बिल्कुल बिल्कुल चल जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ रिलेटिव को एक्सेप्शन दिया है, बाकी किसी भी दूसरे पर्सन को एक्सेप्शन यहां मिला है क्या? नहीं सर, किसी भी दूसरे पर्सन को एक्सेप्शन यहां पर नहीं मिला है। क्या कहा मैंने? बोलो, किसी भी दूसरे पर्सन को एक्सेप्शन यहां पर नहीं मिला है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आज के पहले पॉइंट से हम लोग शुरुआत करेंगे और आज का हमारा पॉइंट होने वाला है एफ। आ जाओ जल्दी से, एफ पॉइंट। एफ पॉइंट आओ सर। एफ पॉइंट क्या कहता है सुनना। एफ पॉइंट कहता है अगर पर्सन खुद या उसका पार्टनर, एक हाथ में पार्टनर है और दूसरे हाथ में कौन है? रिलेटिव है बच्चों। कौन है? बोलो जल्दी से, रिलेटिव है। तो इनका क्या कहना है सुनो ना। इनका ये कहना है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पर, इनका ये कहना है यहां पर कि सर अगर कोई पर्सन, सुनना बात को अच्छे से, अगर कोई पर्सन
या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर। अगर ग्रुप कंपनी में, क्या कहा मैंने, बोलो, अगर ग्रुप कंपनी के अंदर अगर ये लोग इनडेप्टेड है, इनडेप्टेड का मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति की उधारी होती है उसे बोला जाता है वो पर्सन इनडेप्टेड है। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपए दिया, तो मैं बोलूंगा आप मेरे टुवर्ड्स क्या हो गए, इनडेप्टेड हो गए। क्या हो गए, बोलो जल्दी से, इनडेप्टेड हो गए। ओके, तो इनका कहना है कि सर अगर रिलेटिव या पर्सन या पार्टनर या सब मिलके अगर ग्रुप कंपनी के टुवर्ड्स इनडेप्टेड है, क्या है, बोलो जल्दी से, इनडेप्टेड है, इनकी उधारी है सर 1 रुपए की उधारी, 1 रुपया तो बहुत कम हो जाएगा, तो इन्होंने एक लिमिट सेट करके रखा है और वो लिमिट रखा है इन्होंने 5 लाख रुपए। मतलब इनका कहना है कि पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर अगर इनडेप्टेड है ग्रुप कंपनी के टुवर्ड्स, और वो भी कितने से ज्यादा, 5 लाख रुपए से ज्यादा। कितने से ज्यादा, बोलो, 5 लाख रुपए से ज्यादा, तो मैं बोलूंगा ये पर्सन इन एलिजिबल हो जाएगा ऑडिट करने के लिए। क्या कहा मैंने, बोलो, ये पर्सन इन एलिजिबल हो जाएगा ऑडिट करने के लिए। ठीक है, आइए जरा ध्यान देना, सुनना बात को, मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, अच्छे से फोकस करना। बच्चों मैं बात करूंगा ओरिएंट फैंस के बारे में, नाम तो सुना ही होगा आपने, ओरिएंट फैंस। मैं है ना अपना घर बना रहा था और मैंने यानी कि आईजी जो सीए भी है और जिसके पास सीओपी भी है, मैंने ओरिएंट फैन से क्या खरीदा, मैंने ओरिएंट फैन से फैंस खरीदा। क्या खरीदा, बोलो, फैंस खरीदा। फैंस की कीमत हुई 6 लाख रुपए। कितनी कीमत हुई, बोलो जल्दी से मुझे, 6 लाख रुपए। ओके, अब ओरिएंट फैन ने मुझे 1 महीने का क्रेडिट दिया। क्या दिया, बोलो, 1 महीने का क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार दिया, जो जनरली वो देता है सभी कस्टमर को। क्या कहा मैंने, बोलो, जनरली जो उधार सभी लोगों को दिया जाता है वो उधार ओरिएंट फैंस ने मुझे भी दिया। क्या कहा मैंने, बोलो, वो सुनो ना बात को, वो उधार मुझे भी दिया। क्या कहा मैंने, बोलो, वो उधार मुझे भी दिया। अच्छा, तो सर मुझे अब एक बात बताना, मेरी लाइबिलिटी कितने टुवर्ड्स है, 6 लाख रुपए की है, पर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है। क्या है, बोलो बच्चों, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है। मुझे एक बात बताओ, ये 1 महीने के क्रेडिट पीरियड के अंदर अगर मुझे ओरिएंट फैन से ऑफर आता है कि आप हमारे ऑडिटर बन जाओ, तो क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं क्या ओरिएंट फैंस का? मुझे जरा एक बात बताइए, क्या मैं ओरिएंट फैंस का ऑडिटर बन सकता हूं क्या? क्या मैं ओरिएंट फैंस का ऑडिटर बन सकता हूं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ओम हाँ कह रहे, आदेश हाँ कह रहे, श्री नहीं कह रही है, अनुज हाँ कह रहा है, नमन यहाँ कह रहा है, हेत हाँ कह रहे हैं, नेहा नहीं कह रही है, नाहिद हाँ कह रहा है, देव हाँ कह रहा है। क्या लड़के लड़की नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? लड़के हाँ नहीं है करके ऐसा कुछ? यस सर, बिकॉज ओसीबी में दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने प्रोविजन पढ़ाते वक्त ऐसा बोला था कि इंडेप्शन अगर ओसीबी में हुआ तो माफ है करके? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा है मैंने कुछ कहा करके ऐसा। मैंने एग्जाम्पल में भली बोला होगा, पर क्या मैंने पढ़ाते वक्त आपको ऐसा बोला क्या ओसीबी से रिलेटेड? क्या मैंने आपको पढ़ाया क्या ओसीबी में माफ कर देना करके? नहीं। तो जब मैंने पढ़ाया नहीं गेल सबको, तो आपने प्रोविजन लगाया कैसे? यही तो बात है, यही तो बात है क्या, कि सर ऐसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो या आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता सर। एक बात ध्यान रखना, इंडेप्शन तो इंडेप्शन होता है, उधार तो उधार होता है। वो उधार तो उधार होता है, वो नॉर्मल कोर्स में देवे या एबनॉर्मल कोर्स में देवे, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? तो ऐसे केस के अंदर मैं बोलूंगा कि यहां पर ये जो पर्सन है क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ में आया? क्या आपको ये बातें सभी लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली अभी तक क्लियर है क्या? यस सर, आइए जी पॉइंट, जी पॉइंट ध्यान देना यहां पर। जी पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं सर, अगर पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव इनमें से कोई भी अगर गारंटी देता है, क्या देता है बोलो, गारंटी देता है 1 लाख रुपए से ऊपर की,
किस चीज से रिलेटेड? इस चीज से रिलेटेड कि जो ग्रुप कंपनी है ना, कोई ग्रुप कंपनी है ना, तो कोई थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन ग्रुप कंपनी के टुवर्ड्स इंडेप्टेड है। क्या है बोलो बच्चों? इंडेप्टेड है। याद है फाउंडेशन में पढ़ा करते थे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। ये पर्सन है बच्चों यहां पर डेटर, ये पर्सन है क्रेडिटर, और ये पर्सन बनना चला है यहां पर श्योरिटी। तो अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड गारंटी दी है कंपनी को या ग्रुप कंपनी को, और वो गारंटी का अमाउंट अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है, चाहे आप करो, आपका पार्टनर करे या आपका रिलेटिव करे, तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा आप यहां पर क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये सारी चीजें में आप सोच के देखो, ये सारी चीजों का पर्पस क्या है डिस्क्वालीफाई कराने का? भैया पर्पस एक ही है डिस्क्वालिफिकेशन का, कि सामने वाला व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसको किसी भी प्रकार से, जो कंपनी हायर कर रही है ना ऑडिटर, सर उसको किसी भी प्रकार से वो इन्फ्लुएंस ना कर सके। क्या कहा मैंने? बोलो। उसको किसी भी प्रकार से ये इन्फ्लुएंस ना कर सके। बस ये एक ही हमारा मात्र पर्पस है, बाकी हम कुछ नहीं चाहते। मतलब हमको चाहिए कि बायसनेस ना हो। इसे ऑडिट की भाषा में ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है, इंटीग्रिटी कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको बातें? मतलब सर हम चाहते हैं कि हमारा जो पर्सन है ना वो इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उसका जो डिसीजन, उसका जो ओपिनियन है ना, वो किसी और दूसरे पर्सन के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। वो किसी दूसरे पर्सन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए अपना ओपिनियन देने के लिए। हम बस इतना चाहते हैं। समझ में आया क्या? बोलो ना जल्दी से मुझे, समझ में आया क्या? क्या आपको बातें इतनी क्लियर? यस सर। चलिए आइए, आ जाओ अगला नेक्स्ट वाला पॉइंट। आ जाइए, एच वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट वाला आदेश, अभी आपने हो सकता है ऑडिट पढ़ा नहीं हो, ये दोनों चीजें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर आती है। मतलब जब किसी पर्सन का डायरेक्टली या किसी पर्सन का इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है? वो कभी भी खराब ओपिनियन नहीं दे सकता उस कंपनी के टुवर्ड्स। जब आप ऑडिट में पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, या ऑडिट में आपने पढ़ लिया होगा तो इंटरेस्ट थ्रेट के बारे में आप पढ़ोगे, फिर उसमें पढ़ चुके होंगे आप। ठीक है, आइए चलो सर अगला ध्यान दो। यहाँ पर नेक्स्ट वाली चीज एच पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर सुनिए, बात को ध्यान देना है भाई, अच्छे से सुनना। सर यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग हमारे पर्सन के बारे में। पर्सन मतलब एलिजिबल पर्सन जो सीए है और सीओपी है। पर्सन या उसकी फर्म, क्या कहा मैंने? बोलो। अगर पर्सन या उसकी फर्म, अगर पर्सन या उसकी फर्म, सुन लो बात को अच्छे से ध्यान देना। पर्सन या उसकी फर्म का अगर बिजनेस रिलेशनशिप होता है, क्या होता है? बोलो। पर्सन या उसकी फर्म का अगर बिजनेस रिलेशनशिप होता है, क्या होता है? बोलो। बिजनेस रिलेशनशिप होता है किसके साथ? किसके साथ? कंपनी, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट, उसकी होल्डिंग, उस होल्डिंग की सब्सिडरी, और एक चीज ध्यान रखना, एसोसिएट की भी सब्सिडरी। क्या कहा मैंने? बोलो। एसोसिएट की भी सब्सिडरी। मतलब क्या मैं यहां पर GC+1 लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो ना, क्या मैं यहां पर GC+1 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो। देखो जीसी में क्या है? ग्रुप कंपनीज में कैश+1 है, कैश+1 है, बराबर। लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप के केस में क्या होगा बच्चों? GC+1 आ रहा है। मतलब जो ग्रुप कंपनीज है उसके अंदर एक और, यानी कि एसोसिएट की भी सब्सिडरीज जो है ना बच्चों, वो भी, उनके साथ भी अगर पर्सन या उसकी फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप होता है, तो मैं बोलूंगा मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अब बिजनेस रिलेशनशिप का यानी कि BR का मतलब क्या होता है? तो देखो जरा सर, बिजनेस रिलेशनशिप मींस एनी ट्रांजैक्शन फॉर कमर्शियल पर्पस। कोई भी ट्रांजैक्शन ऑफ कमर्शियल पर्पस उसे बिजनेस रिलेशनशिप कहा जाता है। जैसे मैंने सैमसंग को पैसे दिया, सैमसंग ने मुझे ये फोन दिया, हम लोगों का क्या हुआ बेटा? कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ। मैंने मान लो इंडिगो वाले की फ्लाइट बुक किया, उन्होंने मुझे फ्लाइट की उड़ान की सर्विसेज दिया, मैं बोलूंगा ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ। मान लो ये शॉर का माइक है, मैंने शॉर कंपनी को पैसे दिया, उन्होंने मुझे शॉर माइक दिया, ये बिजनेस रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए मैं यहां पर रिलायंस जियो का मेरे घर पे एयर फाइबर लगा हुआ है या एयरटेल का एयर फाइबर लगा हुआ है, मैं उनको पैसे दे रहा हूं, उनसे सर्विसेज ले रहा हूं, ये कमर्शियल पर्पस है। मतलब ये ट्रांजैक्शन है कमर्शियल पर्पस का।
क्या कहा मैंने, बोलो। ये ट्रांजैक्शन है कमर्शियल पर्पस का। सर ये तो बहुत ही खेल हो जाएगा, मतलब मैं सुबह टूथब्रश कर रहा हूं, कोलगेट कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, मैं उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। सर ये तो बहुत ही हो जाएगा ना। अब सोच के देखो, अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि बिजनेस रिलेशनशिप मतलब एनी ट्रांजैक्शन, क्या बोला, बोलो जल्दी से, एनी ट्रांजैक्शन फॉर कमर्शियल पर्पस, तो ये तो खेला हो जाना है बेटा, ये तो मुश्किल हो जानी है। आप लॉजिक समझ रहे हैं क्या, मतलब मैं कोई भी चीज करूं, मैं बिस्लरी का पानी पी रहा हूं, मतलब मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, बिस्लरी अवेलेबल है, बाकी कुछ अवेलेबल नहीं है, मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता बिस्लरी का पानी कंज्यूम, क्योंकि मैं उसका ऑडिटर हूं, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा बिजनेस रिलेशनशिप। सोच के देखिए, मुश्किल है। तो ऐसे केस में इन्होंने कहा कि एनी ट्रांजैक्शन फॉर कमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट, क्या कहा मैंने, बोलो, एक्सेप्ट, मतलब इन्होंने बिजनेस रिलेशनशिप में से कुछ चीजों को हटा दिया, जैसे ट्रांजैक्शन विच आर प्रोफेशनल इन नेचर, जो परमिटेड कैटेगरी के अंदर आती है, और ऐसा ट्रांजैक्शन जो ओसीबी का मतलब आपको पता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, और आर्म लेंथ प्राइस में है। क्या कहा मैंने, बोलो, आर्म लेंथ प्राइस में। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस या एमआरपी, जो लोगों के लिए अवेलेबल है उसी प्राइस में मुझे अवेलेबल है, तो उसे आर्म लेंथ प्राइस बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये कहां पर होता है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है आपकी, या मान लो एयरलाइन इंडस्ट्री है आपकी, या मान लो हॉस्पिटल है आपका, तो यहां पर ये चीज आपको चेक करना है। मतलब सुनो सर, मतलब मैंने फ्लाइट की टिकट बुक की, पर जो बाकी लोगों के लिए रेट थे वही रेट मेरे लिए थे, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ का बिजनेस है और आर्म लेंथ प्राइस पे, मतलब मैं डिस्क्वालिफाइड होऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आता। सर एयर फाइबर जो आता है यहां पर एयरटेल का, मैंने एयरटेल को जितना बाकियों के लिए 600 रुपए क्वार्टर लगता है, मेरे को भी 600 रुपया क्वार्टर लगता है। मैंने एयरटेल को 600 रुपए दिया, बदले में उन्होंने मेरे को एयर फाइबर की सर्विसेज दिए। ऐसे केस में मैं बोलूंगा सर ये ट्रांजैक्शन है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर, बोलो बच्चों, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर। समझ में आया क्या आपको बात है। मान लो मैं जियो के पेट्रोल पंप पे जाता हूं, जो बाकी के लिए रेट है वही मेरे लिए रेट है, मैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर ट्रांजैक्शन करता हूं, मैं बच्चों मैं बोलूंगा कि ये बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाता। इसका मतलब मैं ऑडिटर बन जाऊंगा क्या, हाँ मैं ऑडिटर बन जाऊंगा। क्या कहा मैंने, बोलो, हाँ मैं ऑडिटर बन जाऊंगा। जैसे देखो और भी ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं प्रोफेशनल नेचर में, जैसे एक ऑडिटर जीएसटी की कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है अपने बच्चों, किसको, क्लाइंट को। तो मैं अगर ऑडिट कर रहा हूं और मुझसे जीएसटी की कंसल्टेंसी मांगी जाती है, तो मैं जीएसटी की कंसल्टेंसी दे देता हूं, उसके लिए मैं अलग से चार्ज कर लेता हूं। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन कमर्शियल पर्पस का हुआ, बट मैं बोलूंगा ये परमिटेड ट्रांजैक्शन है, और परमिटेड ट्रांजैक्शन है मतलब चल जाएगा क्या, हाँ सर चल जाएगा। समझ में आ रहा है बातें। तो इन्होंने देखो सबसे पहले क्या बोला, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेशनशिप, पर फिर बोला एक काम करो, ऐसे ट्रांजैक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और आर्म लेंथ प्राइस पे, उसको माइनस कर दो, तो 90% ट्रांजैक्शन हट गए। और फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जो परमिटेड है उसको भी माइनस कर दो, जिसको लॉ ही अलाउ करता है उसको भी माइनस कर दो, किस्सा खत्म हो गया। क्या कहा मैंने, बोलो, किस्सा खत्म हो गया। समझ में आ रहा है बातें, बोलो जी बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या, क्या सभी लोगों को ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या। यस, चलिए सर, क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ू जी, बढ़ू जी, बढ़ू जी, बढ़ू जी, है ना। सुनो, आइए अगला, कौन सा, एच हुआ, आई पॉइंट, आई पॉइंट, आई पॉइंट। सर देखो, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो सीए प्लस सीओपी है, अगर वो पर्सन रिलेटिव होता है, किसका रिलेटिव होता है बच्चों, वो रिलेटिव होता है एक तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का, या ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर है। एम्प्लॉय एज डायरेक्टर का मतलब क्या होता है समझाऊंगा मैं आपको भी। और केएमपी का, केएमपी ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी मतलब सर कंपनी का केएमपी
कंपनी का जो डायरेक्टर है, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या नॉन एग्जीक्यूटिव। अब ये एम्प्लॉय एज डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसे मुकेश अंबानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो दिन रात सुबह शाम एक ही कंपनी में पड़ा रहता है और काम करता है बेटा, तो वो एम्प्लॉय जैसा हो गया रिलायंस के, उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, जो एक ही कंपनी के अंदर काम करते हैं। पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप समझिए बात को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलग अलग कंपनी में काम कर सकते हैं, वो अपने दिन का थोड़ा थोड़ा टाइम अलग अलग कंपनीज में बिताते हैं और उनको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज रेमिट करके अकॉर्डिंगली पैसा सभी कंपनी से प्रोफेशनल सर्विसेज का पैसा लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या अगर कोई व्यक्ति एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या कोई केएमपी है, अगर इसका कोई भी रिलेटिव अगर सीए प्लस सीओपी को होल्ड करता होगा ना, तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा। सर यहां पर कौन सा थ्रेट आता है, मुझे ऑडिट वाले बताना। इस थ्रेट को मैं क्या नाम देता हूं? ये दूसरा थ्रेट यहां पर आता है, तो आप मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से, इस चीज को मैं क्या थ्रेट, कौन सा थ्रेट बोलता हूं, जरूर से बताना मुझे कि सर आपका कोई रिलेटिव ही कंपनी का ऑडिट कर जाएगा ना, तो उससे इंडिपेंडेंस खतरनाक वाली हैम्पर हो जाएंगी, और इसे बोला जाता है, बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने, फेमिलियरिटी थ्रेट। क्या बोला जाता है? बोलो, फेमिलियरिटी थ्रेट। कि ऐसे लोगों से ऑडिट करवाना जो आपका फेमिलियर पर्सन है, जो आपका रिलेटेबल पर्सन है, तो उसे बोला जाता है फेमिलियरिटी थ्रेट। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से, फेमिलियरिटी थ्रेट। समझ में आया जी? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर बोलो जल्दी से, यस आई। नेक्स्ट देखो, जे पॉइंट, एनी पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयड एल्सवेयर, मतलब ऐसा व्यक्ति बच्चों जो फुल टाइम एम्प्लॉय है। क्या है? बोलो बच्चों, जो फुल टाइम एम्प्लॉय है कहीं पर, फुल टाइम एम्प्लॉय है कहीं पर, तो वो क्या नहीं बन सकता? वो ऑडिटर नहीं बन सकता। बीच में आदेश ने कहा भी था, सर मेरे ना एक पहचान में भैया है, वो है ना, वो क्या करते हैं सर, वो जॉब भी करते हैं और वो प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रैक्टिस करना हम मना नहीं करेंगे, पहली बात तो इंस्टीट्यूट सीओपी देती नहीं है आपको, तो वो प्रैक्टिस जो कर रहा होगा ना, वो आप ऐसा समझो कि चलो किसी का जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया, ऐसे चुटुर पुटुर काम जो है ना 10-12 हजार ऊपर के और आ जाए, अपना एक्स्ट्रा खर्चा निकल जाए करके, ऐसा वो ऑडिट नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम एम्प्लॉय है कहीं पर, अब मैं अगर फुल टाइम एम्प्लॉय अल्टीमेट सीए में हूं, तो मुझे बताइए मैं क्या किसी कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता? क्योंकि मेरा दिन का पूरा समय तो अल्टीमेट सीए में जा रहा है, तो मैं कैसे टाइम दूंगा उसको ऑडिट करने के लिए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसे केस में बोल के रखा है क्या सर? ये बोल के रखा है यहां पर कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के केस में आप ऑडिटर नहीं बन सकते। क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है जी? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर है जी? यस, चलिए सर आ जाओ अगला, जे, अगला नेक्स्ट, के वाला पॉइंट लिखो, के वाला पॉइंट लिखो। देखो, अच्छा एक काम करता हूं, मैं पहले इतना आपको किताब से रीड करवा देता हूं। आ जाओ जरा मेरे साथ किताब पर, किताब में आ जाओ, एक बार इतना रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले वाले पॉइंट पे चलेंगे। अगला वाला पॉइंट वो 20 लिमिट्स वाला है। याद है अपन ने पढ़ा था कि मैं जो ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, ये लिमिट में कर रहा हूं। वो जो ऑडिटर सर्टिफिकेट देता है जिसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, याद आ रहा है आपको? वो 4 पॉइंट में से एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिट वाले के बारे में पढ़ेंगे, कि मैं लिमिट से ज्यादा ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो क्या लिमिट है ऑडिट को एक्सेप्ट करने की, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अभी आ जाओ यहां पर। अ पर्सन हु हिमसेल्फ और उस पार्टनर और रिलेटिव इज इंडेप्टेड टू कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग एसोसिएट या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपए। क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों यहां पर, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपए। अगला नेक्स्ट, a person who or whose relative is a partner or has given a guarantee or provided any security in connection of the indebtedness of any third person। तो अगर आपने गारंटी दिया ना indebtedness को लेके, तो उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे, देखो कौन सा, कंपनी, सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग एसोसिएट या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो ऐसे केस में सर हम लोग यहां पर बोलेंगे कि सर एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपए। तो गया फिर से काम से सर, लेकिन दर्शन जैन सर करके अन अकेडमी में थे, तो वो भी प्रैक्टिस भी करते थे। बेटा अन अकेडमी के अंदर मैं प्रोफेशनल सर्विस रिमिट करता था, मैं एम्प्लॉय नहीं था अन अकेडमी का, मैं एज अ प्रोफेशनल पर्सन अपॉइंटेड था। मेरा 194 जे में टीडीएस कटता था, ना कि 194 सी के अंदर, या जो भी आपके सैलरी के 192 वाले सेक्शन से, उसमें नहीं कटता था।
मैं एम्प्लॉय नहीं था, आई वॉज रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। इस चीज का ध्यान रखना। समझ में आया क्या बात है? ठीक है, आइए सर, चलो आ जाओ अगला। नेक्स्ट, इवन इनफैक्ट अल्टीमेट सीए के अंदर भी, मैं अल्टीमेट सीए के अंदर भी प्रोफेशनल सर्विसेज को रेंडर करता हूं। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है जिसके पास सीओपी है, वो प्रोफेशनल सर्विसेज रिलेटिंग टू टीचिंग प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर सकता है। एम्प्लॉय नहीं बन सकता, प्रोफेशनल सर्विसेज को क्या मैं रेंडर कर सकता हूं क्या? हाँ सर, कर सकता हूं। ठीक है, ओके सर, आ जाओ अगला। अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप with company or subsidiary or holding or associate or subsidiary of such holding or associate company। मतलब यहां पर क्या हुआ? GC प्लस वन। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। GC प्लस वन। ओके, आ जाओ अगला। द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप शाल बी कंस्ट्रूएड एज एनी ट्रांजेक्शन। क्या कहा मैंने? बोलो। जो टर्म होता है ना बिजनेस रिलेशनशिप, इसको कंस्ट्रू किया जाता है एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस। कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर आप एंटर करोगे कमर्शियल पर्पस के लिए, वो बिजनेस रिलेशनशिप माना जाता है, बट एक्सेप्ट, लेकिन दो केस में नहीं सर। ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आते हैं, जो परमिटेड है एज पर द सीए एक्ट, और ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और जो आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर किया जाता है यहां पर, जैसे टेलीकॉम, एयरलाइन, हॉस्पिटल, होटल, और ये सारे सिमिलर बिजनेस के अंदर आते हैं। तो इन दो चीजों को कमर्शियल नेचर नहीं मानते हैं। मतलब ये दो चीजें अगर आप करोगे तो चलेगा, इन दो के अलावा कोई भी और बिजनेस रिलेशनशिप में अगर आप एंटर रहोगे तो उस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? उस केस के अंदर सर एक पर्सन इन एलिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, एक पर्सन इन एलिजिबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? चलो अगले दो पॉइंट आप पढ़ लो खुद से। अगले दो पॉइंट आप ही पढ़ लो खुद से बच्चों, जल्दी से पढ़ लो अगले दो पॉइंट। डन? अच्छा अगला, नेक्स्ट, सारे लोग सुनना, आ जाओ। के पॉइंट, के पॉइंट, के पॉइंट। सर अभी तक आपको सारे टीडीएस टीसीएस याद है? सारे याद नहीं होते हैं रे, सारे याद नहीं होते, पर ये मेजर सेक्शन है 194C J2, ये सारे मेजर सेक्शन है, ये ऐसे ही याद रहना ही रखना ही पड़ता है भाई। आगे तुम, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्लाइंट आया, मान लो आपसे कुछ यहाँ पर कंसल्टेंसी ले रहा है, आप उसको क्या बोलोगे? भाई थोड़ा सा रुक जाना। आप ऐसा बोलोगे क्या? भाई थोड़ा सा एक काम करना, थोड़ा रुक जाना, मेरे को क्या करना है एक्चुअली, मेरे को है ना वो करना है अपना, मैं थोड़ा सा सेक्शन रेफर करता हूँ बुक से। बोलेंगे क्या सीए रे, है ना? वैसे ही बोलेंगे ना बेटा अपने को। फिर ये जो कॉमन सेक्शंस होते हैं ना भाई, वो आपको याद रखना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम याद हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट्स लिया था। डेफिनेटली जब मैं आपकी एज में होऊंगा और मैं पढ़ रहा हूँ वो सेक्शंस, मुझे उतना याद नहीं होंगे, मैंने उसको रट्टे मारे होंगे या बार बार रिवाइज किया होगा। समझ समझ के अपन कुछ न्यूमोनिक्स बैठाते हैं, कुछ ऐसा याद करते हैं अपन लोग, है ना? वो किया होगा। पर जब सीए आप बन जाते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो और रेगुलर रूटीन में वो सेक्शंस आते हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है आपको याद हो जाती है चीजें फिर। ठीक है, आइए अब हम लोग चलेंगे के वाले पॉइंट के ऊपर। आ जाओ जरा, के वाला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुनना बात को अच्छे से, ध्यान देना यहाँ पर के वाले पॉइंट के बारे में। ठीक है, सुनो, देखो क्या, सुनो 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 सर, सुनो सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आओ आओ, सुनो क्या, के वाला पॉइंट। ठीक है सर, अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन, सुनो जरा, अगर कोई, इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग, होल्डिंग क्या, अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, मतलब अगर कोई व्यक्ति ऑडिटर ऑलरेडी है, कितना, 20 कंपनी से ज्यादा। क्या कहा मैंने? बोलो 20 कंपनी से ज्यादा, तो वो इन एलिजिबल है दोस्तों ऑडिटर बनने के लिए। मतलब मैंने क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर 20 कंपनीज का ऑडिट है ना, मैं 20 कंपनीज का ऑडिटर हूं ना, तो मैं 21वें कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। पर ये जो 20 कंपनीज की लिमिट है, ये जो 20 कंपनी की लिमिट है, आप इस 20 कंपनी में ओपीसी को काउंट नहीं करते, आप इस 20 में स्मॉल कंपनी को काउंट नहीं करते,
आप इस 20 के अंदर बच्चों ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, आप उसको काउंट नहीं करते। अब आप सोच के देखो, ये जो लिमिट इन्होंने बोला है ना, इंडिया की 95% ऑफ कंपनीज 20 के लिमिट में काउंट ही नहीं होने वाली है। अरे समझ में आ रहा है कि आपको बात है भैया? पेड अप शेयर कैपिटल और ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका 100 करोड़ से कम है, लोगों के 10 लाख भी नहीं रहते पेड अप शेयर कैपिटल बेटा। ये 1 करोड़ की लिमिट भी डालते ना, तो ऐसे केस में कितने, ऑलमोस्ट 60% ऑफ कंपनीज है ना बेटा, 20 केस में काउंट नहीं होती। इन्होंने तो 100 करोड़ डाल के रखा है। आप बोल रहे थे ना, अरे यार हम तो सिर्फ 20 कंपनी को ऑडिट कर सकते। मैंने बोला भी था, बाद में क्रक्स वाला पॉइंट आएगा, बाद में खतरनाक पॉइंट आएगा, आप बोलोगे भाई हो गया फिर तो। देखो ये क्या सर, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, तो समझ लेना बात को, वो कंपनियों को आप 20 कंपनी में काउंट नहीं करोगे। इसका मतलब सर इन 3 कंपनीज को छोड़ देना 20 की लिमिट काउंट करते वक्त। फिर सर मान लो 1000 ओपीसी है मेरे पास, करना ऑडिट, किसने मना किया? सर 2000 स्मॉल कंपनी है, करना ऑडिट, किसने मना किया? सर 1 लाख स्मॉल कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, करना ऑडिट, किसने मना किया? समझ में आ रहा है क्या बात है? 20 कंपनी की लिमिट में इन लोगों को आपको काउंटा नहीं करना है। सर मुझे एक बात बताओ, एक पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल है 1 करोड़ रुपए का, काउंट करना पड़ेगा। सर एक पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपए का, काउंट करना पड़ेगा। सर एक पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल है 1 रुपए का, काउंट करना पड़ेगा। भैया बात ओपीसी स्मॉल और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, सिर्फ उनको काउंट नहीं करना है, बाकी सबको लेटा दो, मतलब बाकी सबको काउंट करो। ऐसा समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो ना, बोल नहीं रहे आप कुछ। आइए फिर मैं आपसे, अब आपको इतना समझा है तो आपसे इलस्ट्रेशन पूछूंगा मैं। आइए जरा, इलू इलू मिस्टर मिस्टर ए मिस्टर ए हैज फॉलोइंग ऑडिट्स ऑफ कंपनी। 2 ओपीसी के ऑडिट है, 3 स्मॉल कंपनी के ऑडिट है, 4 सेक्शन 8 कंपनी के ऑडिट है, और 10 प्राइवेट कंपनी के ऑडिट है, जिसमें से 7 जो है उनका पेड अप शेयर कैपिटल है 110 करोड़ रुपए का, और जो 3 है इनका पेड अप शेयर कैपिटल है 99 करोड़ रुपीस का। इसके अलावा तीन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऑडिट है। क्या कहा मैंने? बोलो, 3 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऑडिट है। ठीक है, आ जाओ। अब आपको बताना है मुझे हाउ मच मोर ऑडिट he can accept as per section number 141 subsection 3 के बताओ सर, कितने ऑडिट को वो और एक्सेप्ट कर सकता है? कितने ऑडिट को वो और एक्सेप्ट कर सकता है? 6 कंपनीज का, सही बोल रहे हो सर। मान लो अगर ऐसा होता है यहां पर कि 2 लिस्टेड कंपनी, तो कितने कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता होता? सर 4 कर सकता था। ठीक है, देखो कैसे आया। ओपीसी को काउंट नहीं करेंगे, स्मॉल को काउंट नहीं करेंगे, सर इसको काउंट करेंगे। मैंने क्या एक्सेप्शन में सेक्शन 8 बोला? क्या नहीं बोला? तो 4 को काउंट करेंगे। सर 10 में से 7 ही को काउंट करेंगे, 3 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 100 करोड़ से कम का कैपिटल है। सर इनको, इन 3 को काउंट करेंगे और इन 2 को काउंट करेंगे, इन सबको मिलाएंगे तो 16 आना चाहिए। 20 कंपनी की लिमिट है, इसका मतलब 4 मोर ऑडिट। क्या कहा मैंने? बोलो 4 मोर ऑडिट। गॉटचा, बोलो जल्दी से, गॉटचा, गॉटचा जी, गॉटचा, फटाफट।
बराबर, यस। चलिए, तो मैंने क्या कहा, देखो मैंने ये कहा ही ना कि सर अगर कोई पर्सन होल्ड करता है एज एन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन मोर देन 20 कंपनीज तो वो नहीं बन सकता किसी 21वें कंपनी का ऑडिटर। सर इन 20 कंपनी में ओपीसी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है उसको काउंट मत करना। अब यहां पर इलस्ट्रेशन में बोला था कि मिस्टर ए के पास इन सारे कंपनीज का ऑडिट है, मुझे तो 20 के लिमिट काउंट करना है। 20 के लिमिट में ओपीसी काउंट नहीं होता, स्मॉल काउंट नहीं होता, सेक्शन 8 जो है, क्या ऊपर के एक्सेप्शन में सेक्शन 8 है क्या, नहीं, तो उनको काउंट करेंगे। सर 10 प्राइवेट कंपनी है पर 10 में से 7 है बच्चों जो पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ का है तो उनको काउंट करेंगे, पर जिनका 100 करोड़ से कम का उनको काउंट नहीं करेंगे। और अनलिस्टेड पब्लिक और सारी लिस्टेड कंपनी को काउंट करेंगे, सबको मिलाएंगे 16, लिमिट है 20 की, मतलब 4 का गैप बचा है, और 4 का गैप अगर बचा है तो इस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि आप और 4 कंपनीज का ऑडिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर सकते है। गॉट इट एवरीवन? चलिए, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर है। आइए मैं आपको इसको रीड करवा देता हूं। देखो क्या, a person or a partner of a firm holding appointment as an auditor, if such person or partner at the date of appointment or reappointment is holding more than audit of 20 companies, तो इस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे सर? इस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि भैया अब वो इनएलिजिबल हो जाता है। अब देखो, while calculating the limit of 20 OPC small companies and private company having paid up capital of less than 100 crore rupees shall be excluded। मतलब क्या, इन 3 कंपनीज को 20 के लिमिट के अंदर काउंट करोगे क्या? नहीं सर नहीं करोगे। अगला, बिफोर अपॉइंटमेंट इज गिवन टू ऑडिटर, ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन, अ कंपनी मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम इफेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट विल नॉट रिजल्ट इन एक्सेस होल्डिंग एज लिमिट लेट डाउन इन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी। क्या कहा मैंने, बोलो क्लॉज जी। अगर आपको याद है वो सर्टिफिकेट वाला पॉइंट दोस्तों, देखो ना, वो सर्टिफिकेट वाले पॉइंट के ऊपर मैं ऊपर लेके जाता हूं। ये देखो यहां पर, क्या सुनना, बात को एकदम अच्छे से ध्यान देना। यहां पर ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ देखो सर, आपको है ना ऑडिटर से सर्टिफिकेट बुलाना पड़ता है बच्चों। ये वाला पॉइंट देखो, क्या द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन लिमिट लेट डाउन और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट। ये कहां पर मेंशन्ड है? सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी के अंदर ये मेंशन्ड है। और कितने की लिमिट है बच्चों? 20 की लिमिट है। तो ऑडिटर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं जो ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, ये लिमिट के तहत एक्सेप्ट कर रहा हूं। क्या कहा मैंने, बोलो, ये लिमिट के तहत एक्सेप्ट कर रहा हूं करके ऐसा ऑडिटर को बोलना पड़ेगा। ये वो सर्टिफिकेट के अंदर बात की जा रही थी। क्या आपको बातें क्लियर है अभी? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आप सभी लोगों को बातें एब्सोल्युटली क्लियर? ओके सर, चलिए आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ। देखो क्या सर, लिखो अगला, अगला देखो यहां पर के के एल एल पॉइंट, एल पॉइंट आओ ध्यान देना यहां पर। सुनो जी सुनो, सुनो जी सुनो। देखो यहां पर सर, अगर कोई भी पर्सन, अगर किसी भी पर्सन, क्या कहा मैंने, बोलो, अगर किसी भी पर्सन, नंदिनी का कहना है सर 20 की लिमिट लाइफ टाइम है या 1 ईयर की? आप मुझे जवाब दो नंदिनी, अगर 20 की लिमिट लाइफ टाइम दे देना नंदिनी, आप सीए करोगे ही नहीं, आप बोलोगे मैं आज ही छोड़ दूंगी ये काम, मुझे करना ही नहीं है सीए करके, आप ऐसा बोल दोगे बेटा? ऑब्वियस सी बात है, 1 साल की लिमिट होंगी ना बेटा 20 की, है ना? आप सोच के देखो, मतलब ये तो बहुत ही हो जाएगा, जीवन भर की लिमिट 20, थोड़ा सा सेंस नहीं लग रहा है मुझे इस बात का, आप सोच के देखिए, है ना? यस, आओ चलो, अपने ये आई थिंक सो ये वाली बात डिस्कस भी हुई थी अपनी, ये मेरे हिसाब से ये तो बताया था शायद, है ना? आओ चलो जी, चलो जी, चलो आ जाओ। पर्सन, अब मैं बात करूंगा यहां पर पर्सन के बारे में। सुनो जी सुनो, यहां पर पर्सन सुनिए, ध्यान दीजिए। सर अगर कोई पर्सन कन्विक्ट, क्या कहा मैंने, बोलो, कन्विक्टेड बाय कोर्ट। कन्विक्टेड का मतलब होता है सर प्रूव्ड गिल्टी बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट ने यहां पर दोषी ठहराया है किसी पर्सन को, कौन से चीज से रिलेटेड? ऐसा ऑफेंस जो इन्वॉल्व करता है यहां पर फ्रॉड को। क्या करता है, बोलो जल्दी से? जो इन्वॉल्व करता है फ्रॉड को। तो ऐसे केस में जब तक 10 साल 10 इयर्स जब तक इलैप्स नहीं हो जाते ना, तब तक आप किसी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। सुनो मेरी बात को ध्यान देना।
सर अगर मान लो 2017 में एक ऑडिटर को फ्रॉड के इसमें पकड़ा गया था ऑडिटर, देखो एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाले केस में सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 में एनसीएलटी को फ्रॉड के बारे में खुद से पता चला या गवर्नमेंट ने अर्जी लगाई या इसके अलावा कोई और पर्सन बोला, तो एनसीएलटी को फ्रॉड के बारे में पता चला, वो भी कौन सा, जो कंपनी और ऑडिटर ने साथ में मिलकर किया है, उसी कंपनी में जिस कंपनी में ऑडिटर ऑडिट कर रहा था। पर यहां पर क्या हो रहा है, मैं सीए प्लस सीओपीयू पर मैंने क्या किया, मैंने किसी और पर्सन के साथ फ्रॉड कर दिया। जरूरी नहीं है कि मैं ऑडिटर के पोजीशन में फ्रॉड कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज में, मैं बैंक से फाइनेंस लिया पर मैंने फ्रॉड कर दिया। मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह बेची पर जगह के पेपर्स कुछ भलते ही थे और मैंने गलत गलत पेपर्स बना के माल को चिपका दिया। समझ में आ रहा है बातें? मतलब यहां पर जो फ्रॉड है ना दोस्तों, वो किसी भी चीज का हो सकता है। मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं, मैं सामने वाले को बोल रहा हूं ओरिजिनल गाड़ी, मैंने डुप्लीकेट गाड़ी बेच दिया, ये भी फ्रॉड है। तो अगर कोर्ट ने मुझे बोला है कि मैंने फ्रॉड किया हूं और फ्रॉड किया हूं, किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो, तो ऐसे केस में जब तक 10 साल नहीं हो जाते, मतलब मैं बोलूंगा अगर 2017 में ऑर्डर आया था कोर्ट का, तो वहां से 10 साल 2027 तक होगा, वहां तक मैं ऑडिटर किसी भी कंपनी का बन पाऊंगा क्या? नहीं। क्या 2027 के बाद मैं ऑडिटर बन पाऊंगा क्या? हाँ सर, 2027 के बाद मैं ऑडिटर बन पाऊंगा। मतलब सर अगर कोई पर्सन यहां पर कोर्ट के द्वारा गिल्टी पाया जाता है किसी फ्रॉड के अंदर, तो 10 साल तक वो ऑडिटर नहीं बन सकता और 10 साल के बाद वो बन सकता है। गॉट इट? ओके, आ जाओ अगला पढ़ डालो इसको, एक बार किताब से पढ़ डालो, पढ़ डालो किताब से एक बार जल्दी से। आ जाओ सर, पहले वाले सेक्शन में मिलके फ्रॉड किए थे और अभी ऑडिटर अकेला नहीं। पहले वाले सेक्शन के अंदर जिस कंपनी में मैं ऑडिट कर रहा हूं ना, मैंने उस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ मिलके उसी कंपनी को बजाया। और वो किसका फ्रॉड था? वो कंपनी के ऑडिट से रिलेटेड फ्रॉड था, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रॉड था। पर ये जनरल फ्रॉड है, मतलब मैं कहीं पर भी, जरूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कोई दूसरे चीज का भी अगर मैं फ्रॉड कर दूं ना, तो उसको भी यहां पर दबोचा जाता है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ यहां पर ध्यान दो। सर क्या वो पर्सन जॉब कर सकता है? यार ये रोहित शर्मा की लैंग्वेज में बात मत किया करो तुम मेरे से। वो बात, वो कर सकता है क्या, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा? भाई मुझे क्या समझे ये वो का मतलब क्या है? अब मैं कैसे पहचानूं यहां पर वो का मतलब क्या है करके? बताइए। वो पर्सन मतलब कौन सा पर्सन? जिसको तुमने जेल में डाला या जिसको तुमने ऊपर वाले इसमें 20 कंपनी वाला ऑडिट वाला है? किसको? जिसको प्रूफ गिल्टी किया वो भैया जॉब वॉब कर सकता है। मैं ऑडिटर की बात कर रहा हूं कि वो ऑडिटर नहीं बन सकता करके। समझना बात को, अगर आप ये पूछ रहे हो तो। बाकी ऊपर का मेरे को नहीं पता क्या है करके। अरे आपने वो रोहित शर्मा का देखा क्या है ना? मुझे वो चीज बहुत अच्छे से याद है। फिर थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था, शायद ऐसा हुआ। अरे भाई अभी तो तुमने बोला था मुझे क्लियरली याद है करके वो शॉट। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? खतरनाक है भाई, वो खतरनाक है। चलो सर आइए आगे बढ़े क्या नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? चलो 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 सर ध्यान देना यहां पर। सर मुझे एक बात बताओ, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 किसके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन बात कर रहा है? कि एक जो पर्सन है ना, सुनना बात को, एक जो पर्सन है ना जिसके जो सीए प्लस सीओपी होल्ड करता है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। सर मुझे एक बात बताइए, उसको कुछ और काम करना है तो क्या उसको और काम कर सकता है? अकाउंटेंट बन सकता है, जीएसटी के रिटर्न फाइल कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता, डॉक्टर बन सकता, माली बन सकता, प्लम्बर बन सकता, फायर एक्सटिंग्विशर बन सकता। अरे मैं क्या बोल रहा हूं भैया, उसको बाकी जो काम करना है वो कर सकता है भाई। मैं सिर्फ ऑडिटर पे रोक लगा रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा? मैं सिर्फ ऑडिटर के ऊपर रोक लगा रहा हूं दोस्तों, बाकी उसे जो करना है उसको करने देना। मैं उसको रोकूंगा क्या? नहीं। उसको ड्राइवर बना, अरे बनो ना यार, हमारा क्या जा रहा है, तुमको जो काम करना है करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बस तुम ऑडिटर नहीं बन सकते, इस चीज का ध्यान रखना आप यहां पर। समझ में आया क्या बात है? क्या आपको ये बातें, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? किसी को और कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, मतलब फायरमैन। फायर एक्सटिंग्विशर गलती से बोल दिया मैंने, ठीक है। चलो, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई पॉइंट? बस फिर आखिरी पॉइंट मुझे पढ़ाने जाना है आपको बेटा।
बस आखिरी पॉइंट मुझे आपको पढ़ाना है, ये पॉइंट खत्म, यहाँ पे मैं क्लास ही एंड कर दूंगा बेटा, यहाँ पर क्लास ही एंड कर दूंगा मैं आज। मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि, है ना, अगर आप लिखोगे चैट के अंदर कि सर आप बहुत अच्छे हो करके, तो मैं यहाँ पर क्लास को एंड करूंगा, नहीं तो मैं एक और सेक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें क्या है, मैं ये फिर ये भी चलने दूंगा, यहाँ तक पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको, ठीक है। आइए चलो 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 जल्दी से, चलो 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 जल्दी से, आओ 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 आओ, बस करो यार, आप, मुझे शर्म आती है, प्लीज ऐसा मत करो, इतने ऐसे मत मत डाला करो यार, नींद नहीं आएंगे मुझे जबरदस्ती दोपहर में, है ना। आओ चलो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर किसके बारे में, अब मैं यहाँ पर बात करूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एम पॉइंट के बारे में बात करूंगा, एम पॉइंट के बारे में बात करूंगा। सारे के सारे लोग ध्यान देना, सारे के सारे लोग ध्यान देना, ये यहाँ पर, चलो आओ, एम पॉइंट, एम पॉइंट, एम एम पॉइंट, बताओ। आप वीजी सर को भगवान का आदमी बोल रहे हो, धनाधन क्लास पे ले जा रहे बेटा, है ना, मस्त है भाई, फील्डिंग सेट तो वीजी सर ही कर रहे हैं आपके बेटा, मैं तो भाई बहुत ही अच्छा हूँ। आइए चलो 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 चलो, आप जैसा बोलो भाई, अब आप बोल रहे हो छुट्टी देना तो देना ही पड़ेगा ना मेरे को, मेरी भी मजबूरी है, पर मुझे ये सेक्शन तो पढ़ाने दो पहले। आइए दोस्तों, क्या सर, अगर कोई पर्सन सुन ले मेरी बात को, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या कहा मैंने, बोलो, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को या कंपनी के सब्सिडरी को या कंपनी के होल्डिंग को सेक्शन नंबर 144 की सर्विसेज देती है, क्या देती है बोलो बच्चों, सेक्शन नंबर 144 की सर्विसेज देती है, तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा, ये पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सुन लो फिर से मेरी बात को, सर अगर ये पर्सन सीए प्लस सीओपी होल्ड करता है और वो सेक्शन नंबर 144 की सर्विसेज देता है कंपनी को, उसके होल्डिंग को या उसके सब्सिडरी को, ये तीनों को, एसोसिएट को दिया चल जाएगा, एसोसिएट के सब्सिडरी को दिया चल जाएगा। बात की जा रही है सिर्फ 3 लोगों के बारे में कि मैं अगर 144 की सर्विसेज देता हूं कंपनी को, उसके होल्डिंग को या उसके सब्सिडरी को, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। पर आप बोलोगे सर ये 144 में आगे के, हमें ये तो बता दे ये 144 में के आवे, तो आओ थोड़ा सा नीचे देखो क्या बोला है यहां पर, सेक्शन नंबर 144 देखो क्या कह रहा है, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज, कि ऑडिटर को कुछ सर्विसेज नहीं देना चाहिए। अगर आप ऑडिटर हो किसी कंपनी के तो आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते, आप ऑडिटर नहीं हो तब आप ये सर्विसेज दे सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। देखो क्या, सच सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज विच आर रेंडर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। कौन सी, पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, समझ में आता है क्या अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है करके, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुनो ना, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है समझना। मुस्कान कह रही है सर को मैम के साथ बाहर जाना है इसलिए, ठीक है ना, चलो अब मैं लेता हूँ क्लास तुम्हारी 2-2:30 बजे तक लेता हुआ, जाना है ना मेरे को बाहर, मैं भी देखता हूँ, चलो आओ। क्या कहा मैंने, देखो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इसका मतलब क्या सर, अकाउंट्स को बुक कीपिंग की किताब भी बोली जाती थी आपकी, इसका मतलब क्या हुआ समझना बात को, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, सुनिए ना बात को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि सर अगर मैं अकाउंट्स को, मैं अकाउंटिंग की सर्विसेज कंपनी को देता हूं ना, तो उस केस के अंदर मैं उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। आप सोचो मैं ही पेपर लिखूं और मैं ही उसको चेक करूं, क्या ये पॉसिबल है क्या, अब सोच के देखो ना, क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है ना। उसी प्रकार से अगर मैं ही अकाउंट्स को मेंटेन करूं कंपनी के, और मैं ही उन अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनने वाले ऑडिट करूं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं उसका ऑडिट करने देना चाहिए क्या, नहीं सर नहीं करना चाहिए। इसे बोला जाता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या आपको ये बातें क्लियर है जी, क्या आपको ये बातें क्लियर है जी, बोलो 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 जल्दी से मुझे। यस सर। दूसरा सेकंड इंटरनल ऑडिट, अगर मैं किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर हूं तो मैं उस कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता।
समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं इंटरनल, देखो क्या होता है कि जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर आता है ना, वो इंटरनल ऑडिटर के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। इसे बोला जाता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, जो आप ऐसे 600 में पढ़ते हैं ऑडिट में। तो उस केस के अंदर अब आप सोच के देखो, अंदर वाला भी मैं, बाहर वाला भी मैं कैसे खुद के काम को यहां पर देख पाऊंगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं कर पाऊंगा वो चीजें। तो ऐसे केस में बोला जाता है कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर है तो आप एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी कि आप यहां पर कंपनी का ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है जी? यस सर। तीसरी चीज है, तीसरी चीज है, तीसरा पॉइंट देखो यहां पर क्या, सुनो सुनो सुनो, तीसरा पॉइंट देखो क्या, डिजाइन, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। मैं चैट बंद कर दूंगा अभी, यहां अगर आपने ज्यादा, आपके खत्म नहीं हुआ है बातचीत अभी, ध्यान दो यहां पर, ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब क्या सर? कंपनी के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल टैली हो गया, ओरेकल हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मैंने किसी कंपनी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगवा के दिया तो मुझे पता है कि उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से क्या जनरेट होगा, क्या नहीं होगा। अब मैं ही उस कंपनी का ऑडिटर बनूंगा तो ये ठीक बात नहीं है, अगेन सेल्फ रिव्यू थ्रेट में फंस जाऊंगा। क्योंकि अगर मेरे सिस्टम जो मैंने लगवा के दिया उसमें अगर कमी है तो मैं उस कमियों को उभारूंगा थोड़ी, मैं उस कमियों को उभारूंगा थोड़ी जब मैं ऑडिटर बनूंगा। मैं ये थोड़ी बोलूंगा अरे क्या बेवकूफ व्यक्ति ने फाइनेंशियल सिस्टम को लगाया है करके, ऐसा बोलूंगा कि मैं? नहीं सर, क्योंकि मैंने ही लगाया हूं उस सिस्टम को, मैं खुद ही के सिस्टम को खराब बोलने वाला हूं क्या? नहीं सर, नहीं बोलने वाला हूं। इसलिए बोला गया कि अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे टैली एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो फाइनेंशियल डेटा को रखता है, जैसे ओरेकल एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, समझ में आ रहा है क्या? जैसे बिजी सॉफ्टवेयर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सारे ईआरपी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो अगर मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की सर्विसेज को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन या इंप्लीमेंट करा रहा हूं कंपनी के, तो उस केस के अंदर मैं क्या नहीं बन सकता बच्चों? मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। अगला फोर्थ, 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 एक्चुरियल सर्विसेज। देखो जो एक्चुरीज होते हैं ना बच्चों, ये बड़े बड़े कंपनीज के अंदर एस्टिमेट करते हैं। कैसे एस्टिमेट? कि मान लो अगर कंपनी का यहां पर केस चल रहा है तो कितना लॉस कंपनी के ऊपर आ सकता है, कंपनी की फैक्ट्री कितने सालों तक चलेंगी तो कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। मतलब जितने भी आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है ना, आपके क्वेश्चन में तो सीधा लिख के आ जाता है 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आया, पर ये 5% आया कैसे उसको कैलकुलेट करता है एक्चुरी। कौन कैलकुलेट करता है बोलो बच्चों? एक्चुरी यहां पर कैलकुलेट करता है। तो ऐसे केस के अंदर सुनो जी सुनो, तो ऐसे केस के अंदर होता क्या है सर? इस केस के अंदर यहां पर होता है कि अगर मैं एक्चुरी की सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बोलो? अगर मैं एक्चुरी की सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं तो इस सिचुएशन के अंदर मैं कहता हूं कि इस सिचुएशन के अंदर मैं ऑडिटर बन सकता हूं क्या? नहीं सर, उस सिचुएशन के अंदर मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। क्या कहा मैंने बोलो? उस सिचुएशन के अंदर मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? हाँ, तो मैंने देखो 4 बातें कहा अभी तक 144 की सर्विसेज में। पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, दूसरा इंटरनल ऑडिट, तीसरा डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, चौथा एक्चुरियल सर्विसेज, चौथा एक्चुरियल सर्विसेज। चैट सेक्शन ओपन करने की कोशिश मत करना, मैंने डिसेबल किया हो, ये मत सोचना कि आपका नेट डेटा चले गया है करके, नहीं। ठीक है, आओ अगला फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे ध्यान देना यहां पर सर। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है सुनते हुए चलना। क्या कह रहा हूं मैं बोलो? फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है सुनते हुए चलना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज। सर अगर कोई पर्सन, क्या कहा मैंने बोलो? अगर कोई पर्सन, सुनो ना बात को, अगर कोई पर्सन यहां पर इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी सर्विसेज देता है कंपनी को, तो वो पर्सन कंपनी का ऑडिटर बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा डलवा दिया होगा, तो मैं क्या करूंगा? जानबूझ के अगर मैं ऑडिटर बनूंगा ना, मैं उस चीज को चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि उसके अंदर झोल झपाटा है करके मैं उसको उड़ाने की कोशिश करूंगा मेरे ऑडिट में। तो इनका कहना है कि अगर कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज कंपनी को देता है ना, तो वो पर्सन उसका क्या नहीं बन सकता? ऑडिटर नहीं बन सकता। सिक्स्थ,
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये आपको पता है ना, अपन ने कहा भी था कि सर इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है वो व्यक्ति जो कंपनी के बिहाफ में प्रोस्पेक्टस को इशू करता है, कंपनी का अंडरराइटर का काम करवा के देता है और ये सारी चीजों को करवा के देता है, तो वो व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता। अगला 7th, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कंपनी का इन हाउस कोई डिपार्टमेंट नहीं है दोस्तों, और कंपनी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को आउटसोर्स करती है। जैसे अकाउंटिंग हो गया, सीएफएस हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना हो गया, ये सारी बातें जितने भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल काम है ना, ये कंपनी आउटसोर्स करती है मेरे फर्म को। तो मैं अगर ये आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज को रेंडर करता हूं कंपनी को, मतलब मैं बेसिकली सर्विसेज देता हूं फाइनेंशियल वाली कंपनीज को, चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड हो या अदर देन अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, स्टोर्स कीपिंग हो, स्टॉक काउंटिंग हो, कोई भी हो सकता है। मैं अगर किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज को रेंडर करूंगा कंपनी को, तो इस केस के अंदर मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अगला 8, मैनेजमेंट सर्विसेज, मैं कंपनी के मैनेजमेंट में हूं दोस्तों, तो मैं ऑब्वियस सी बात है उसका ऑडिटर नहीं बन सकता अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं या ऑफिसर हूं। तो 9th पॉइंट, एनी अदर एज मे बी स्पेसिफाइड, मतलब कोई और बातें जो लॉ के अंदर लिखी जाएंगी। क्या कहा मैंने? बोलो, कोई और बातें जो लॉ के अंदर लिखी जाएंगी, वो चीजों को यहां पर बोला जाता है एनी अदर मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो इनका कहना है कि अगर कोई एनी अदर मैटर होता है ना, तो उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि मतलब अभी तक तो स्पेसिफाइड नहीं है, कल चल के रूल्स के अंदर ये लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आया क्या आपको बातें? तो देखो 144 के अंदर ये सारी सर्विसेज आती है। देखो 144 तीनों का टोटल करेंगे तो 9 आता है, और देखो इसके अंदर 9 सर्विसेज के नाम दे के रखे हैं। पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, दूसरा इंटरनल ऑडिटर, तीसरा डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, चौथा एक्चुअरियल सर्विसेज, पांचवा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, छठवा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, फिर रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर मैनेजमेंट सर्विसेज और एनी अदर एज में बी स्पेसिफाइड। तो इनमें से अगर मैं कोई भी सर्विसेज रेंडर करता हूं कंपनी को, चाहे मैं खुद दूं, यानी कि मैं डायरेक्टली मैं खुद दूं या इनडायरेक्टली दूं। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं आपको। तो ऐसे केस के अंदर ये जो एलिजिबल पर्सन है ना, वो क्या बन जाएगा? वो इन एलिजिबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो बच्चों? वो इन एलिजिबल बन जाएगा। आओ अब मैं आपको इनडायरेक्ट का मतलब समझाता हूं। तो देखो दोस्तों, पहले तो ये सर्विसेज के नाम यहां पर इन्होंने लिख दिया, अभी तक कोई भी सर्विसेज यहां पर नहीं बोल के रखी है। अब देखो, ऑडिटर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते एज ए कॉस्ट ऑडिटर, कह रही है, बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, द टर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बाय ऑडिटर। अब इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? तो देखो, सुनना बात को, इनडायरेक्ट का के मतलब होता है, के मतलब होता है इनडायरेक्ट का, देखो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट का अर्थ क्या होता है? सर, अगर कोई ऑडिटर इंडिविजुअल है तो 144 की सर्विसेज वो खुद दे या उनके रिलेटिव, मान लो मेरे पापा अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहे किसी कंपनी में, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अगला, अदर पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल, जैसे एमवी सर मुझसे कनेक्टेड है, पीपी सर मुझसे एसोसिएटेड है। समझ में आ रहा है बातें? तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा दोस्तों आप लोगों के साथ कि इस केस के अंदर सर, अगर वो सारे लोग जिनसे मैं कनेक्टेड हूं, क्या कहा मैंने? बोलो, वो सारे लोग जो मेरे से कनेक्टेड है या एसोसिएटेड है, तो वो लोग भी अगर 144 की सर्विसेज देना दोस्तों, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर कि मैं क्या नहीं बन सकता? मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। अगला, सर ऐसी एंटिटी जिसके अंदर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जैसे अल्टीमेट सीए के अंदर मैं कुछ भी बोलता हूं तो वो काम हो जाता है, तो मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अल्टीमेट सीए में। तो अल्टीमेट सीए अगर 144 की सर्विसेज रिलायंस को देती है, तो मैं रिलायंस का ऑडिटर बन पाऊंगा क्या? नहीं सर, नहीं बन पाऊंगा। अगला,
एंटिटी हुज नेम और ट्रेड नेम और ब्रांड इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल। भैया मैं इंडिविजुअल एक कौन से ब्रांड में काम कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेलॉइट में काम कर रहा हूं और डेलॉइट की कोई ब्रांच अगर अकाउंटिंग की सर्विसेज रिलायंस को देती है तो मैं तो सेम ब्रांड में आ गया, डेलॉइट के ब्रांड में आ गया, तो क्या मैं ऑडिटर बन पाऊंगा क्या रिलायंस का? नहीं सर, नहीं बन पाऊंगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? इनडायरेक्टली के बारे में। तो देखो क्या, एक तो पर्सन ने खुद ने दिया, क्या कहा मैंने? बोलो खुद ने दिया, या उसके रिलेटिव ने दिया, या कोई भी उससे एसोसिएटेड है जैसे एनवी सर, पीपी सर, तेजस सर ने दिया, या ऐसी एंटिटी जिसके अंदर मेरा सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है वो एंटिटी ने दिया, या जिस ट्रेडमार्क या ब्रांड के अंदर अगर मैं काम करता हूं वो ब्रांड ने अगर सर्विसेज रेंडर किया होगा, तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा कि इंडिविजुअल इनएलिजिबल हो जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, अगला सर, अगर मान लो फर्म है, मतलब फर्म को ऑडिटर बनना है, पर एक फर्म इन एलिजिबल हो जाएंगे ऑडिटर बनने के लिए अगर फर्म ने 144 की सर्विसेज दी, या फर्म के पार्टनर ने 144 की सर्विसेज दी, या फर्म किसी की सब्सिडरी है, मतलब फर्म की भी कोई ना कोई पेरेंट है, तो ऐसे केस के अंदर पेरेंट ऑफ फर्म ने दिया, या फर्म की कोई सब्सिडरी है उसने 144 की सर्विसेज दिया, या फर्म की कोई एसोसिएट है उसने 144 की सर्विसेज दिया, तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा कि ये इनडायरेक्ट में आता है। इसके अलावा देखो, ऐसी एंटिटी जिसके अंदर फर्म का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होता है बच्चों, जिसके अंदर फर्म का, जैसे अल्टीमेट सीए का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है बच्चों आईजी सर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, तो आईजी सर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड 144 की सर्विसेज देते हैं रिलायंस को, तो मैं बोलूंगा यहां पर क्या कि अल्टीमेट सीए क्या हो जाएगा यहां पर? वो इनएलिजिबल हो जाएगा। इसके अलावा एंटिटी इन विच एनी पार्टनर ऑफ अ फर्म हैज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस या कंट्रोल। सुनो बात को, देखो क्या सर, यूएलसीए अल्टीमेट सीए में एमवी सर है, ठीक है, एमवी सर की एक एंटिटी है एमवी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या कहा मैंने? बोलो एमवी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ओके। अब देखो एमवी सर का इसके अंदर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, ओके। तो अगर ये एंटिटी किसी कंपनी को 144 की सर्विसेज देती है तो अल्टीमेट सीए कंपनी का ऑडिटर बन सकता है क्या? नहीं सर, अल्टीमेट सीए एलएलपी, जो एक एलएलपी फर्म है, वो ऑडिटर नहीं बन पाएगा किसका? कंपनी का। अगला सर, एंटिटी जिसके ब्रांड नेम के अंदर या ट्रेड नेम के अंदर फर्म काम करती है, अगर वो ब्रांड 144 की सर्विसेज रेंडर करता है कंपनी को, तो अगेन एंटिटी यहां पर क्या नहीं बन सकती बच्चों? अगेन यहां पर एंटिटी ऑडिटर नहीं बन सकती। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एक तो पर्सन ने खुद ने दिया, या फर्म ने खुद ने दिया, या उसके जो भी रिलेटिव्स है उसकी मदद से भी अगर 144 की सर्विसेज आपने कंपनी को, उसके होल्डिंग को या सब्सिडरी को दे दिया, तो जो भी एलिजिबल पर्सन है ना, मैं बोलूंगा वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बातें? क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन को मैं चालू कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, जल्दी से मुझे बता देंगे क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट 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 जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? बोलो। यस, एक्चुअली का मतलब होता है बच्चों जो एस्टिमेट करता है कंपनी के अंदर, जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ असेट को एस्टिमेट करना, वो एक्चुअली का काम है। तो एक्चुअली प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को एस्टिमेट निकालेगा, ये सारे एस्टिमेट होते हैं जिसको अगर एक्चुअली करता है, तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा कि सर अगर एक्चुअली की सर्विसेज दी जा रही है और वो व्यक्ति सीए है, तो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, चलो सर आ जाओ। सर वो ऑडिट के पेपर का क्या सीन है मेरे को नहीं पता भाई, मैं बोला ना आपको, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं अपना काम से काम रखता हूँ, मेरे को ज्यादा पंचायत नहीं है। लोग बोल रहे लीक हो गया, ये हो गया, मेरे को नहीं पता और मेरे को जानना भी नहीं है हुआ कि नहीं हुआ। भैया आईसीआई ने पोस्टपोन किया, जब हुआ तो दिख जाएगा, क्या लेना देना अपने को। ठीक है, आइए, ये होता है कौन सा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के केस के बारे में अपन ने यहाँ पर बात किया। ठीक है सर, क्या आपको बात चले समझ में आ गई क्या? यहाँ पर पेरेंट ऑफ फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कंपनी के केस में होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होती है ना, वैसे फर्म के केस में जो होल्डिंग होती है उसे पेरेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? पेरेंट बोला जाता है। और फर्म जिसके ऊपर कंट्रोल करती है उसे सब्सिडरी कहा जाता है। और फर्म की एसोसिएट भी हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। सर इतना स्ट्रिक्ट क्यों है ऑडिटर का मसला? ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसके अंदर लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट होगा कंपनी पे आपके एक
ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। और अगर आपने 2-4 हजार रुपए के लिए, 1-2 करोड़ के लिए अगर आपने ऐसी तैसी कर दी, अपना ईमान बेच दिया, तो उस केस के अंदर बेचारे जो इन्वेस्टर्स है ना, उनका पैसा डूब जाएगा। इसलिए हम लोग इतना स्ट्रिक्टनेस, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम लोग इतना स्ट्रिक्टनेस यहां पर रखते हैं इन सारे चीजों के अंदर। ठीक है, आइए सर, सीएफओ एडवाइजरी का मैं कौन सी सर्विस होती है? जैसे मैं किसी कंपनी में ये हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, तो अपना मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर मैं किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ, या मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर्स को प्रोवाइड करवाता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। तो ऐसी भी फर्म्स होती है जो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ला के देती है, होती है भाई बहुत सारी फर्म्स, है ना। तो ऐसी एचआर फर्म्स होती है, तो उस केस के अंदर वो कंपनीज या वो फर्म्स जो है वो आपके कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए सर, आइए आगे बढ़ूंगा मैं। अब मैं चलूंगा हमारे अगले वाले पॉइंट के ऊपर, ध्यान देना है यहाँ पर। आ जाओ अब ऊपर फिर से दोबारा से, ये अपन ने पॉइंट यहाँ पर कवर कर दिया, इसको टिक कर देना बस एक बार, एक बार इसको टिके मार देना, टिके मार देना एक बार इसको। ठीक है, चलिए सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट। चलो आओ, अब ध्यान दो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सर, यहाँ पर बोला जा रहा है वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर। मतलब सर क्या, यहां पर बात की जा रही है कैजुअल वेकेंसी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात की जा रही है बोलो बच्चों? कैजुअल वेकेंसी से रिलेटेड सर यहां पर बातचीत की जा रही है। ठीक है, आइए सर ये कैजुअल वेकेंसी क्या कहता है, सुनते हुए चलना है, यहां पर ध्यान देना। देखो क्या सर, अपने किताब पे आ जाओ, अपने नोट्स में आ जाओ। सर देखो नोट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुनते हुए चलना बात को। आप नीचे लिख देना यहाँ पर, हाँ अगले पॉइंट पे लिखो यहाँ पर, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय ऑडिटर। वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय ऑडिटर। ठीक है, आइए देखो सर, आपने ऑडिटर को क्या किया, आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया। क्या किया बोलो? आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया। सर एक बार आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, तब उसके ऊपर कोई भी सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 के किसी भी प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। पर आपने मान लो इसको अपॉइंट किया इतने समय के लिए। अब ऐसा होता है कि बीच में ऑडिटर के ऊपर वो इनकर कर देता है डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब उसके ऊपर मान लो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 का वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इनका कहना है कि सर इस केस के अंदर क्या क्रिएट होंगी, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होंगी। मतलब ऑडिटर को अपनी पोजीशन को, ऑडिटर को अपनी जगह को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? खाली करना पड़ेगा। याद है आपको सर, कैजुअल वैकेंसी दो चीज से हो सकती है, रेजिग्नेशन, अदर देन रेजिग्नेशन। और अदर देन रेजिग्नेशन वाला ये वन ऑफ द एग्जांपल है कि ऑडिटर को अपॉइंट किया और बाद में अगर उसको कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गए, मान लो उसने शेयर्स खरीद लिया किसी कंपनी ने, या उसके रिलेटिव ने 1 लाख से ऊपर के शेयर्स खरीद लिया, या मान लो कोई गारंटी यहां पर दे दिया 1 लाख से ऊपर, या इंडेप्टेड हो गया 5 लाख से ऊपर। तो इन सारे केसेस के अंदर इनमें से कोई भी एक केस अट्रैक्ट हो गया और ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसको जगह को खाली करना पड़ेगा। और वो जो जगह को खाली करेगा उसे क्या बोला जाता है बच्चों? उसे बोला जाता है कैजुअल वेकेंसी। देखो जरा क्या, इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ कंपनी incurs any of the disqualification specified in section 141 subsection 3 after its appointment, he shall vacate the office as auditor। such vacation को हम लोग क्या बोलते हैं? कैजुअल वेकेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? ऐसे वेकेशन को क्या बोला जाता है? ऐसे वेकेशन को बोला जाता है कैजुअल वेकेंसी। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? कैजुअल वेकेंसी। क्या ये बात आपको समझी? क्या जल्दी से बताएंगे मुझे? क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को यहां पर क्लियर क्लियर क्लियर? फटाफट बोलेंगे जल्दी से मुझे, क्लियर क्लियर क्लियर। यस यस, चलो डन 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 डन। जस्ट अ सेकेंड, हाँ यस, चलिए अब बताइए जल्दी जल्दी।
बताइए मुझे, किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी क्वेश्चन? लास्ट वाले पॉइंट में बस इतना बोला है कि आपने कंपनी को, आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया तब कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थे, उसके बाद अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है तो उसको ऑफिस को छोड़ना पड़ता है, मतलब उसको ऑडिटर के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है, ऐसा जैसे कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है। ठीक है, वो अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, उसके आगे वाली चीज है ये। आ जाओ अगला, नेक्स्ट बोलो। आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे हिना फॉर एग्जांपल, मैंने आपके कंपनी को सर्विसेज दिया कि मेरे बुक्स को मेंटेन करके रखो करके, तो ये बुक्स कीपिंग इज फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरा, आप मेरे इन्वेस्टमेंट्स को मेंटेन करो, अगेन आप मेरे डीमैट अकाउंट को संभालो, आप मेरे बैंक अकाउंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाओ, ये बोला जाता है आउटसोर्स बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके सर, अगला। हाँ, वही बता दिया गर्वेश मैंने अभी, वही वाला एक्सप्लेन किया। चलो अगला बोलो। इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए सीओपी लगता है? नहीं लगता है। इंटरनल ऑडिटर कोई भी बन सकता है, उसके लिए सीओ होना भी जरूरी नहीं है। शाहनाज पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था हमने इसको, सेक्शन नंबर 138। बताऊंगा बेटा, बाद में बताऊंगा, अभी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं और मेरा माथा खा जाओगे आप लोग, है ना, बाद में बताऊंगा पीडब्ल्यूसी वाला केस। इनफैक्ट आपके ऑडिट में मेरे हिसाब से तो बताना चाहिए पीडब्ल्यूसी वाला केस, नॉर्मली तो बताया जाता है क्योंकि वो अच्छी, वन ऑफ द फ्रॉड हुआ था, अच्छा खतरनाक वाला फ्रॉड हुआ था इसलिए। डन 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 डन, बोलो जल्दी से। ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है आपके किताब में। सर वो डिस्क्वालीफाई एंड ऑडिट हो गया और ऑडिट कंटिन्यू किया तो पट के आगे पेनल्टी पड़ोगे ना आप उसको, कि सर उसको क्या करना पड़ता है, उसकी जितनी फीस मिलती है उसको रिफंड करना पड़ता है, इसके अलावा 3x ऑफ द अमाउंट ऑफ फीस उसके ऊपर फटका लगता है और उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसा आगे बढ़ोगे आप, है ना? यस। नहीं नहीं नमन, लाइव वाइव नहीं पढ़ाने वाला, इतना टाइम नहीं है रे। चलो 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 चलो, मेरे को सीए फाइनल चालू करना है अभी। सर वो डिस्क्वालिफिकेशन का आई पॉइंट समझा दो, आई पॉइंट आई पॉइंट आई पॉइंट, ये वाला। सर कुछ नहीं, अगर आपका कोई भी रिलेटिव किसी कंपनी में डायरेक्टर है या मान लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या केएमपी है, तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। आप सीए प्लस सीओपी हो और आपका रिलेटिव अगर डायरेक्टर है या मान लो एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर है, यानी कि दोनों डायरेक्टर ये पकड़ लो आप, या केएमपी है तो कंपनी का, तो उस कंपनी में आप ऑडिटर नहीं बन सकते। बस इतना ही यहां पर बोला रखा है। चलो अगला, नेक्स्ट। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को बोला जाता है आर्म लेंथ प्राइस। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपको मान लीजिए ये आई क्लीनर जो है बच्चों, ये लेंस क्लीनर है, ये मुझे आपको बेचना है, मैं 200 में बेच रहा हूं क्योंकि इसकी एमआरपी 200 में है, तो मैं बोलूंगा आर्म लेंथ प्राइस। पर आप आ रहे हो और मैं आपको इसको 50 रुपए में ही दे रहा हूं जबकि बाकी लोगों को मैं 200 में देता हूं, तो ये आर्म लेंथ प्राइस हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। ठीक है ना? तो आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कितने में बेचा जाता है, तो उसे बोला जाता है आर्म लेंथ प्राइस। अगला, नेक्स्ट। एच पॉइंट में बिजनेस रिलेशनशिप, वही तो बताया मैंने आपको कि सर इसका मतलब होता है बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप, बस 2 ट्रांजैक्शन हटा देना, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों को बिजनेस रिलेशनशिप माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही ना, आपको जियो का यहाँ पर क्या चाहिए था, आपको मान लो आप सीए और आपका सीओपी आपके पास, अब मान लो आपको जियो का नेट चाहिए था, जियो बाकी लोगों से 1000 रुपए प्रति महीना लेता है, पर आपसे उन्होंने 400 रुपए ही महीना लिया क्योंकि आप ऑडिटर हो, तो आप इसमें बिजनेस रिलेशनशिप में फंस जाओगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऑडिट करने से। ठीक है, यस। चलो और बताओ बाकी। अभी टाइम है रे, अभी टाइम है बेटा, 1 1.5 साल है अभी लॉन्च कर, पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, फिर करेंगे ना बेटा, टाइम है अभी बहुत। चलो, सर ऑडिट तो अलग अलग टाइप के बेटा, जो ऑडिट में यहाँ पर 20 कंपनी की लिमिट की बात कर रहा हूँ ना, मैं वो सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरे को टैक्स ऑडिट से घंटा कोई लेना देना नहीं, मेरे को जीएसटी ऑडिट से घंटा कोई लेना देना नहीं।
आपको जीएसटी ऑडिट की लिमिट जीएसटी एक्ट में होंगी, इनकम टैक्स ऑडिट की लिमिट इनकम टैक्स एक्ट में होंगी। मैं जो यहाँ पर ऑडिट की बात कर रहा हूं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बात कर रहा हूं। मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की 20 की लिमिट है यहाँ पर, उसके अंदर इनकम टैक्स जीएसटी इंटरनल वो सब नहीं डालना है आपको, ठीक है ना। तो 20 की जो लिमिट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट की लिमिट है, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब कंपनीज एक्ट के ऑडिट वाली लिमिट है वो, ऐसा। ओके, अगला। और किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी पूछो बेटा, इनकेस आपको डाउट नहीं होंगे तो आप जा सकते हो, है ना। अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, नया नहीं पढ़ाऊंगा, आप जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जल्दी छोड़ दिया ना मैंने आपको। ऐसा होता है आदेश, अभी आप ग्रुप 1 पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना आपको याद आ जाएगा, उसका आप टेंशन मत लो, उसका आप टेंशन मत लो, वो आपको याद आ जाएगा। कल का बेटा लेक्चर याद से कंप्लीट कर लेंगे सारे के सारे लोग, फिर अपने को परसों इस एक्ट को फिनिश करना है पूरा, है ना। इस चैप्टर को फिनिश करना है, मतलब अपने को पूरा परसों अपना हो जाएगा। ट्यूसडे को अपना ये पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 10 अपना कंप्लीट हो जाएगा, ये तो फॉर श्योर, ठीक है। यस, चलो आओ जरा। नहीं यार, डिजिटल राहुल मेरे को पता नहीं है सीएफए वगैरह के बारे में, मेरे को आइडिया, आप एमवी सर से पूछना, उन्होंने सीएफए का लेवल 1 किया भी है, उनको आइडिया, उनको आइडिया। चलो डन है। ऑल राइट सर, चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपको किसी भी समय कोई भी लॉ में डाउट हो, आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, CAIG सर, ये मेरा बच्चों आईडी है टेलीग्राम के ऊपर का। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, आपको जो चाहिए आप वो चीज यहाँ पर बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं, ठीक है। बस हाय मैसेज डाल के छोड़ मत देना, बहुत मारूंगा बेटा मैं आपको। हाय हेलो बस ये मैसेज डाल के छोड़ देते हैं, आगे भैया काम लिखना, गप्पे मारने के लिए नहीं बैठे अपन लोग। आप हाय हेलो दिख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सअप, आप बोल रहे हो पंखा, ये सब चीजें नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। काम की बात है, दन्न से डालने का उसके अंदर, हाय हेलो बाद में, ठीक है। ओके सर, चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। तुम्हारी अगली लाइव क्लास कब होने वाली है? 20th को हमारी अगली लाइव क्लास होने वाली है। तो आज का हमारा था लेक्चर नंबर, यहाँ पर अपना होता है कौन सा, अपने कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 10 का। आज हमारा डिस्क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन हो जाता है यहाँ पर, पूरी की पूरी चीजें फिनिश, ठीक है। ऑलराइट गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।